हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा जरा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये कवर कर लिया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और हिमालय के निर्माण के साथ साथ क्या ट्रांस हिमालय किसी अलग प्रक्रिया के द्वारा बना है, इसके बारे में भी हमने देखा था कि कृष्णगिरी पर्वत या फिर काला पर्वत क्यों कहा जाता है काराकोरम और कैलाश रेंज को, या मैं यूं बोलूं कि पूरे ट्रांस हिमालय को। यहीं पर हमने देखा था कि वृहद हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई आपको नेपाल देश में क्यों देखने के लिए मिलती है। अब जो आज का लेक्चर रहेगा ये इस बात पर आधारित रहेगा कि यहां से हम प्रारंभ करेंगे हिमालय का विभाजन। जिस प्रकार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि हिमालय को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे ऊपर दिखाई देता है ट्रांस हिमालय, बीच में आता है, फिर उसके नीचे आता है ग्रेटर हिमालय, देन आपको देखने के लिए मिलता है लघु यानी कि मिडिल हिमालय, और फिर आता है शिवालिक रेंज। तो यहां पर हम 2 माउंटेन रेंजेस को कवर करने वाले हैं। एक आएगी हमारी ट्रांस हिमालय और एक आपको देखने के लिए मिलेगी वृहद या फिर ग्रेटर हिमालय की। परंतु उससे पहले जिस एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर हिमालय माउंटेन को या फिर हिमालय पर्वत को युवा वलित पर्वत या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन क्यों कहा जाता है, इसका मैं आंसर दे देता हूं कि देखिएगा पूरी अर्थ की एज को हमने कुल मिलाकर 16 युगों में बांटा है। पूरी अर्थ की एज को हमने 16 युगों में बांटा है। और यदि इस अर्थ की एज को हम देखें, यहां पर जो अंतिम 4 युग होते हैं उनमें जिस भी स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे कहा जाता है नवीन या फिर युवा स्थलाकृति, और हिमालय का निर्माण अभी हो रहा है। क्लियर? अर्थात इसमें एक बल कार्य कर रहा है जिससे हम नाम देते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, और ये पर्वत निर्माणकारी बल की उपस्थिति के कारण ही आप हिमालय को क्या बोलते हैं, एक नवीन या फिर युवा वलित पर्वत का नाम देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पर्वत निर्माणकारी बल एक्चुअल में होता क्या है। तो ऐसा आप समझ लें कि हमने ये देखा था ना कि एक्चुअल में हिमालय का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट यानी कि इसी को आप नाम दे सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साथ में यूरेशियन प्लेट के सबडक्शन के कारण हुआ है। तो ये अभी भी सबडक्ट हो रही हैं, जिसके कारण हिमालय प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई में लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर की वृद्धि करता है। इस बात को आप ऐसे समझ लें कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 1960 में 8,845 मीटर के लगभग थी, और आज आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर के लगभग दिखाई देती है। मतलब कि ये 4 मीटर की जो बढ़ोतरी हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि अभी भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में सबडक्शन की क्रिया हो रही है। तो जब तक ये सबडक्शन होता रहेगा, जब तक ये अभिसरण होता रहेगा, जब तक आप हिमालय माउंटेन को, आप हिमालय पर्वत को एक नवीन वलित पर्वत या एक युवा वलित पर्वत की संज्ञा देंगे। और जिस दिन ये पर्वत निर्माणकारी बल समाप्त हो जाएगा, इसका अर्थ है कि जिस दिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में सबडक्शन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उस दिन हमारा नवीन वलित पर्वत परिवर्तित होने लगेगा किसमें, अवशिष्ट वलित पर्वत में। यह था स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ट्रांस हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, क्या ऐसा कोई माउंटेन भी है वर्ल्ड में जिसको अभी तक फतेह नहीं किया गया है, और यहां पर हम एक एक लोकेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या कारण है कि मानसरोवर झील को आप मैजिकल लेक के नाम से जानते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर जो मैप बनाया हुआ हूं उसके बारे में मैं एक इंट्रो दे देता हूं कि यदि आप देखेंगे तो यह है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। क्लियर? फिर आता है नेपाल, देन आपको देखने के लिए मिलता है सिक्किम, और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। ये मैप मैंने एक्चुअल में इसलिए ड्रॉ कर रखा है कि आपको ये मालूम हो जाए कि एक्चुअल में ट्रांस हिमालय और साथ में वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय की लोकेशन क्या है। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई क्या यूपी में है या फिर क्या आपको दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर स्टेट वाइज यदि मैं बात करूं, स्टेट वाइज, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वृहद हिमालय की। और यदि वृहद हिमालय की बात की जाए तो ये किस किस राज्य में या फिर किस किस स्टेट में है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये आता है कुछ मात्रा में, यानी कि कुछ, ये लद्दाख में भी है पर ये कुछ ही है। क्लियर? इसके पश्चात आपको जम्मू कश्मीर में भी ये नजर आएगा, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय नहीं आता है, सिक्किम में भी ये नजर आता है, और साथ में अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भी नजर आएगा। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन, ये आपको पता होगा। और यदि हम यहां पर ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ये तो
तो ये केवल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, कुछ मात्रा में ये सीमा बना लेता है किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हम समझना प्रारंभ करते हैं एक्चुअल में किसको, हम समझना प्रारंभ करते हैं ट्रांस हिमालय को। तो हमारा टॉपिक है, एक सेकेंड, हाँ यहां पर, तो हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को यदि हम समझें तो याद रखें कि इसको हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कौन सी हैं 4 श्रेणियां? तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के पश्चात इसी के दक्षिणी भाग में आपको देखने के लिए मिलती है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के नीचे हमें देखने के लिए मिलती है क्या, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और इसके अलावा एक और श्रेणी है जो कि भारत में नहीं है, और इसे क्या कॉल किया जाता है, ये आती है कैलाश श्रेणी। अब देखना मैं इनका मैप बना देता हूं तो आपको आसानी रहेगी समझने में। सबसे पहले देखिए, आपको उत्तर भारत का मैप बनाना है। उत्तर भारत दैट इज यहां पर, इसको शिफ्ट किया और यहां से देखिएगा, ये है हमारा LAC वाला भाग, ये है हिमाचल प्रदेश वाला भाग। यहां से आते हैं तो यह है उत्तराखंड। अब चूंकि हमें इतने ही मैप की आवश्यकता है इसलिए इतना ही ड्रॉ किया जाएगा। यहां पर आता है LOC वाला भाग, ये है जम्मू कश्मीर। यहां से हम नीचे आते हैं तो पंजाब वाला रीजन, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इतने की ही हमें आवश्यकता है। क्लियर? अब इससे आगे यदि बनाना होगा तो केवल और केवल कैलाश रेंज बनानी है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखिएगा कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूं। यहां पर यदि हम देखें तो इस पूरे एरिया में आपको ये ट्रांस हिमालय सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? ट्रांस हिमालय यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं तो देखना ये 3 रेंजेस में है। और कौन सी हैं 3 रेंजेस? तो एक तो आपको मिलती है, ये है हमारी काराकोरम रेंज, जिसको सबसे पहले मैंने ऊपर रखा हुआ है ना, ये है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के पश्चात इस एरिया में आपको अकर होती हुई देखने के लिए मिलेगी क्या, ये है हमारी, एक सेकेंड, ये है लद्दाख रेंज। और लद्दाख के नीचे फिर आती है क्या, यहां पर जास्कर रेंज। और यदि मैं जास्कर रेंज की बात करूं तो एकमात्र जास्कर रेंज के बारे में आपको याद रखना है कि ये ट्रांस हिमालय में भी है और ये वृहद हिमालय में, वृहद हिमालय में भी शामिल की जाती है कई केसेस में। और यहां पर आपको एक और माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलती है, दैट इज कैलाश रेंज। क्लियर? इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं, कारण यह है कि यहां पर काफी कुछ लिखना है मुझे अभी, तो इसको मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां आपको एक लेक देखने के लिए मिलेगी, दैट इज मानसरोवर। तो यहां पर एक लेक मिलती है जिसको आप मानसरोवर नाम देते हैं। इसी के ऊपर जब आप चले जाते हैं तो यहां पर आपको 3 रेंजेस यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये है हमारी कैलाश रेंज। अब देखिएगा मानसरोवर रेंज, सबसे पहले मैं मानसरोवर की बात कर लेता हूं। ये क्या है? ये है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील को कॉल किया जाता है मैजिकल लेक, है ना, मैजिकल लेक। और मैजिकल लेक क्या है? तो यहां पर याद रखिएगा कि 78 झीलों का समूह है, इसे कहा जाता है मैजिकल लेक। अब मैजिकल लेक का कॉन्सेप्ट यदि हम छोड़ भी दें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कॉल किया जाता है जल विभाजक। अब ये जल विभाजक क्या होता है? तो इस बात को ऐसे समझ लें आप कि विश्व में ऐसा स्थान जहां से अलग अलग दिशाओं में नदियों का ओरिजिन होता है, यानी कि एक बिंदु है और एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में यदि नदियों का ओरिजिन हो, जैसे आपने अमरकंटक के बारे में सुना होगा, तो अमरकंटक से कई नदियां निकलती हैं, जैसे कि नर्मदा भी निकलती है, जोहिरा भी निकलती है, और भी कई नदियां निकलती हैं। परंतु इन सभी नदियों का यदि आप डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन आपको भिन्न भिन्न देखने के लिए मिलेगा। और इसी डायरेक्शन के कारण अमरकंटक को भी क्या कहा जाता है? जल विभाजक, यानी कि वाटर डिवाइडर। आप उस एक बिंदु को नाम देते हैं जहां से अलग अलग दिशाओं में नदियों का ओरिजिन हो, जहां से अलग अलग दिशाओं में नदियों का उद्गम हो। तो यदि आप यहां देखें मानसरोवर झील में, तो मानसरोवर से भी कुछ ऐसा ही घटित होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, अर्थात यहां से कई नदियां ओरिजिन लेती हैं। जैसे मानसरोवर में एक झील नहीं है, याद रखिएगा कि मानसरोवर झील 78 झीलों का समूह है, लगभग 78 लेक्स हैं इसमें। और इन 78 लेक्स के अलग अलग नाम हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आती है क्या? मानसरोवर, दैट इज, इसको कॉल किया जाता है क्या? मानसरोवर लेक। और यहीं से ओरिजिन लेती है क्या?
यहीं से ओरिजिनेट होती है हमारी एक रिवर जिसको पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण रिवर माना जाता है। और ये कौन सी है? इसको तिब्बत के पठार में कॉल किया जाता है सांगपू। इसे तिब्बतियन प्लेट्यू या फिर तिब्बत के पठार में कहा जाता है सांगपू। और हमारे पूर्वोत्तर भारत में इसे कॉल किया जाता है ब्रह्मपुत्रा। इसी प्रकार एक और रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है और ये ओरिजिनेट होते हुए फिर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होते हुए फिर यहां जाती है और पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। दैट इज कौन सी है? ये है हमारी इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर। यह है इंडस रिवर। अब एक और रिवर यहां से ओरिजिनेट होगी जो कि मैकोंग है और मैकोंग फिर पूरे साउथ चाइना सी पूरे चाइना में प्रवाहित होते हुए साउथ चाइना सी में अपना जाकर जल गिराएगी। और इसी के पास से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है सतलुज। अब आप देखें कि ये सभी नदियां किसी एक बिंदु से ओरिजिन ले रही हैं और एक बिंदु से ओरिजिन लेने के पश्चात ये जा रही हैं और अपना जल किसी अन्य बिंदु पर विसर्जित कर रही हैं। और इसीलिए बस इसी कारण से इस पूरे भाग को क्या नाम दिया जाता है? मानसरोवर झील वाले भाग को नाम दिया जाता है जल विभाजक का। क्लियर है बात? एक सेकेंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यह है हमारी सिंधु नदी और यही फिर इंडस रिवर जाती है और पाकिस्तान में ये कराची के समीप अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी या फिर यूं कहा जाए कि सहायक नदी बनती है क्या? सतलुज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये इंडस है, ये इंडस रिवर है और इसी के नीचे आपको दिखाई दे रही है क्या? इसकी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी या फिर सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी दैट इज सतलुज। और यहां पर आता है कराची, पाकिस्तान का कराची, और ये कराची के पास अपने डेल्टा का निर्माण करती है दैट इज सिंधु डेल्टा। क्लियर? अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, तो हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है, बस मैंने यहां पर मानसरोवर लेक के बारे में आपको बताया। ये आती है हमारी कैलाश रेंज जो कि एक्चुअल में पार्ट है किसका? एक्चुअल में ये भाग है हमारे ट्रांस हिमालय का ही। क्लियर? ये है हमारी कैलाश रेंज। और यदि कैलाश रेंज के बारे में बात करें हम तो याद रखें कि ये वर्ल्ड का एक अविजित पर्वत है। क्या होता है अविजित पर्वत? यानी कि जिसको अभी तक फतेह नहीं किया गया, जिसे अभी तक जीता नहीं गया है। क्लियर? यानी कि जैसे आप देखेंगे तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को कई लोगों ने फतेह किया है। और यदि यहां पर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट जैसे हाईएस्ट पीक को फतेह करने के बावजूद इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट के आसपास भी आपको दिखाई नहीं देती, बावजूद ये किस प्रकार का माउंटेन है? एक अविजित पर्वत है, यानी कि इस पर कोई नहीं चढ़ा है आज तक। क्लियर? और यदि चढ़ने का प्रयास किया है तो उसने कुछ ऐसी बाधाओं का सामना किया जो जनरली हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे यहां पर जाने पर कई विद्वान ये कहते हैं और कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। तो यहां कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो सामान्यतः आपको सामान्य तौर पर पृथ्वी पर देखने के लिए नहीं मिलती। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कैलाश माउंटेन पृथ्वी पर ना हो, एक अविजित पर्वत का उदाहरण है। और ये अविजित पर्वत क्यों है? तो कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि एक्चुअल में ये कैलाश पर्वत के आसपास एक गुरुत्व चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। कैसा क्षेत्र है? तो यहां पर आपको गुरुत्व चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण यहां पर दिशा भ्रम होने की आशंका होती है। और इसी दिशा भ्रम और साथ में कुछ ऐसी अननेचुरल चीजें जो कि सामान्यतः आपको सामान्य वातावरण में नहीं देखने के लिए मिलती हैं, वो यहां पर घटित होती हैं। और इसीलिए मेन कारण आता है दिशा भ्रम का, दैट इज यहां पर नहीं कर पाया है आज तक कोई भी माउंट एवरेस्ट फतेह। क्लियर? और इसीलिए माउंट एवरेस्ट को क्या कॉल किया जाता है? एक अविजित पर्वत या फिर अभी तक विजय ना हो पाने वाला पर्वत। और यही कैलाश क्षेत्र, कैलाश के पर्वत पर ये क्षेत्र में मानसरोवर, तो इस पूरी यात्रा को नाम दिया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यानी कि आपने सुना होगा इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी गया है आगे, और प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि एक्चुअल में बताइए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां पर आप याद रखिएगा कि दो दर्रे महत्वपूर्ण हैं। कौन से हैं ये दो दर्रे? तो एक नाम आता है, एक सेकेंड, एक नाम आपको देखने के लिए मिलेगा लिपुलेख, जिसके साथ हमारा विवाद चल रहा है, जिसके कारण हमारा विवाद चल रहा है नेपाल से। एक है लिपुलेख दर्रा और एक आता है नीतिला दर्रा। कौन सा?
नीतिला दर्रा। अब यदि यहां पर हम देखें तो एक्चुअल में आपने कैलाश मानसरोवर में कुछ दुर्घटनाओं के बारे में सुना होगा, क्लियर, कि कैलाश मानसरोवर जाते समय एक दुर्घटना हुई, बस गिर गई खाई में और कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये होता क्यों है? तो इसका मेन कारण ये है कि ये जो लिपुलेख दर्रा है ना, ये वृहद हिमालय में आता है, यानी कि ये ग्रेटर हिमालय में स्थित है। और साथ में नीतिला दर्रा कहां आता है? तो ये मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय में स्थित दिखाई देता है। और इसीलिए जब आप लिपुलेख दर्रे से प्रवेश करते हैं तो लिपुलेख दर्रे से जाने पर यहां भूस्खलन की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। दैट्स वाई कि यहां पर आपको दुर्घटना संभावित क्षेत्र ज्यादा मिलता है। और नीतिला दर्रे में ऐसा कुछ नहीं होता, ये लघु हिमालय है, क्लियर, लघु हिमालय में स्थित है। और इसीलिए मेनली प्रयोग किया जाता है किसका? इस नीतिला दर्रे का, जो कि आता है सिक्किम में स्थित। ये आपको सिक्किम में स्थित देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है बात? अब ये हुई कैलाश और साथ में मानसरोवर की बात। अब हम आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले डिस्कशन आता है काराकोरम रेंज का। ये हमारी काराकोरम रेंज। और काराकोरम के बाद डिस्कशन करेंगे हम किसका? दैट इज लद्दाख, लद्दाख रेंज। और लद्दाख के बाद डिस्कशन होगा किसका? यह है दैट इज जास्कर, जास्कर ना, जास्कर रेंज का। अब एक एक करके इसको हम समझना प्रारंभ करते हैं। क्लियर? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। यह है हमारी जास्कर रेंज, जास्कर के बाद यह है सब ऊपर मध्य में लद्दाख, और यह है हमारी काराकोरम। क्लियर है ना? अब देखना, यहां पर मैं एक सेकेंड मैप बनाता हूं, सेकेंड मैप कहा जाए, या फिर इसी को मैं और अच्छे से ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये काराकोरम रेंज, यह है काराकोरम। तो सबसे पहले हम काराकोरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर नीचे आपको दिखाई दे रही है लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में डिस्कशन होगा। फिर आपको दिखाई दे रही है क्या? जास्कर, तो जास्कर के बारे में डिस्कशन होगा। अब यदि हम इस काराकोरम श्रेणी पर आते हैं, यहां पर आएगी आपकी काराकोरम रेंज, और काराकोरम श्रेणी को यदि हम ध्यान से देखें तो याद रखिएगा कि ये पूरे वर्ल्ड की, मैं यहां पर मैं लिख देता हूं, याद रखें कि ये पूरे भारत की, पूरे संपूर्ण भारत की सबसे उत्तरतम चोटी है, यानी कि नदन मोस्ट हिल है, नदन मोस्ट रेंज है, उत्तरतम श्रेणी है। और उत्तरतम क्यों है? तो देख लो भाई, उत्तरतम राज्य है लद्दाख, और उत्तरतम राज्य लद्दाख में भी सबसे उत्तर में स्थित है। दैट्स व्हाई कि इसको नदन मोस्ट रेंज कहा जाता है। सेकेंड बात कि यहीं पर आपको एक दर्रा भी देखने के लिए मिलेगा, और क्या नाम है इस दर्रे का? तो इसको कॉल किया जाता है काराकोरम दर्रा या फिर काराकोरम पास। अब ये दर्रा क्या होता है? तो कुछ नहीं, आप एक लाइन में याद रखें कि इतने बड़े बड़े माउंटेन्स को पार कैसे किया जाए। तो जरा ध्यान रखिए आप कि प्रकृति कितनी समझदार है, प्रकृति कितनी ज्यादा समझदार है कि उसको पता था कि आने वाले समय में मनुष्य नामक जीव एक होगा जो कि पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा होगा, और यदि जीव नहीं तो जीव जंतु तो जरूर होंगे जो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में पलायनित हो रहे होंगे। अब समस्या यह थी कि वो हिमालय को पार कैसे करेंगे। तो हिमालय को पार करने का सबसे सुगम मार्ग हमको नेचर ने ही दिया, और ये नेचर ने क्या दिया? तो इन्हीं को कहा गया दर्रा, यानी कि बड़े बड़े माउंटेन्स को पार करने का जो एक सुगम मार्ग होता है ये कहलाते हैं दर्रे। और ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा मानव निर्मित, बट ऑब्वियस है, और एक होगा क्या, एक आप देखेंगे प्राकृतिक। तो यदि हम यहां पर देखें कि हिमालयन क्षेत्रों में मानव निर्मित दर्रे मिलते हैं या प्राकृतिक मिलते हैं, तो इसका एक आंसर आंख बंद करके हमेशा याद रखिएगा कि हिमालयन क्षेत्रों में आपको प्राकृतिक दर्रे ही देखने के लिए मिलेंगे। एक्सेप्शन हर जगह पर होते हैं, अपवाद हर जगह विद्यमान है। तो यदि हम यहां पर काराकोरम दर्रे की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि काराकोरम दर्रे का प्रयोग कहां जाने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग भारतीय सेना द्वारा सियाचिन जाने हेतु किया जाता है, सियाचिन जाने हेतु किया जाता है। क्लियर? सियाचिन मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। और याद रखें कि इस काराकोरम रेंज पर आपको कई ग्लेशियर भी दिखाई देते हैं, और कई इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, इवन यहां पर कहा जाता है कि 70 से ज्यादा ग्लेशियर हैं, और इन 70 से ज्यादा ग्लेशियर में 5 सबसे प्रमुख ग्लेशियर माने जाते हैं। 5 सबसे मेन ग्लेशियर कौन से हैं? तो अब इनके नाम मैं ध्यान से बोल रहा हूं। क्लियर? अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हम क्या मानते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। बट
यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर एक्चुअल में आता है ससाइमी। अभी आप गूगल में डालें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो या तो सियाचिन आएगा या फिर सियाचिन को नाम दे दिया जाएगा दूसरा सबसे बड़ा। तो यहां पर एक अपवाद है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हम मानते हैं सियाचिन, बट एक्चुअल यहां आपको 5 ग्लेशियर, महत्वपूर्ण 5 ग्लेशियर भी विद्यमान दिखाई देंगे। हैं तो 70 से ज्यादा। अब ये कौन कौन से हैं, तो जरिए इनका एक बार ऑर्डर आप याद रखिएगा कि सबसे पहले यहां पर आता है क्या, सियाचिन, जो कि सबसे पूर्वी ग्लेशियर माना जाता है, सियाचिन। सियाचिन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ससाइमी, सियाचिन, सियाचिन के बाद ससाइमी, है ना। अब ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ग्लेशियर के नाम याद रख लीजिए। क्लियर। फिर आता है बियाफो, बियाफो, हिस्पर, बियाफो के बाद हिस्पर, एंड देन आपको देखने के लिए मिलेगा बालटोरो, बालटोरो। क्लियर। इतने ग्लेशियर आपको, महत्वपूर्ण ग्लेशियर इस एरिया में देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके अलावा भी बहुत हैं, बट उन सब के नाम याद नहीं करना है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक तो बड़े ग्लेशियरों में शुमार है। दूसरी बात कि सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिन लेती है, और इस रिवर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नुब्रा नदी। और इसी नुब्रा नदी का प्रयोग भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, किसके लिए, सियाचिन जाने के लिए। यानी कि सियाचिन जाने से पहले एक नदी घाटी से भारतीय सेना को गुजरना होता है, और यह नदी घाटी कौन सी है, तो यही कहलाती है नुब्रा नदी घाटी। क्लियर है बात। अब यदि आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी एक वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नहीं यहीं पर मैं लिखता हूं कि इसी काराकोरम रेंज पर, इसी काराकोरम रेंज पर आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक देखने के लिए मिलेगी, और भारत की हाईएस्ट पीक देखने के लिए मिलेगी। कौन सी है ये है K2, और इसी को नाम दिया जाता है गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर। कई लोगों को पता होगा, कई को नहीं पता, और जिनको नहीं पता उनके लिए याद रखना कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। अब इतना डिस्कशन हो गया है इसके बारे में कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बट यहां पर याद रखें कि K2 वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और कहां आती है, काराकोरम रेंज पर। इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, इसी के नीचे आपको दूसरी माउंटेन रेंज यानी कि लद्दाख रेंज देखने के लिए मिलेगी। और ये लद्दाख रेंज की यदि बात की जाए, लद्दाख रेंज की यदि बात की जाए, यह है लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में याद रखें कि यहां पर एक महत्वपूर्ण दर्रा आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा है ये दर्रा, तो इसको कहा जाता है खारदुंगला। क्या कहा जाता है, खारदुंगला दर्रा। और ये खारदुंगला दर्रा क्या होता है, खारदुंगला दर्रे का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कि यहां पर, यहां नीचे आपको देखने के लिए मिलता है लेह, इस एरिया में नजर आएगा लेह, और इसी के बीच से जा रही है क्या, यानी कि इसी के बीच से गुजरती हुई नजर आएगी आपको एक रिवर जिसका नाम है इंडस रिवर। और इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित दिखाई देगा क्या, ले। अब यहां से ले से यदि मान लीजिए ले से आपको सियाचिन जाना है, ले से सियाचिन जाना है, तो उसके लिए आपको एक मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, और यह मार्ग होकर गुजरेगा कहां से, इस पूरे के पूरे एरिया से, और फिर यहां से आप काराकोरम से होकर गुजरेंगे, और आप अंत में पहुंचेंगे कहां पर, तो अंत में आप खड़े होंगे यहां सियाचिन पर। यानी कि सियाचिन जाने के लिए अब आपको याद रखना है कि 2 दर्रों से होकर गुजरना होगा। अभी एक और ऐड हो जाएगा, और 2 दर्रे कौन से हैं, तो एक सबसे पहले खारदुंगला, लेह में खड़े होकर आपको खारदुंगला दिखेगा। खारदुंगला को पार करने पर आप पहुंचेंगे कहां पर, काराकोरम श्रेणी के सामने, और काराकोरम पर आप काराकोरम दर्रे को पार करते हुए, नुब्रा नदी को पार करते हुए पहुंचेंगे कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर में। और फिर यहां पर याद रखना है कि जब आप इसके पश्चिमी भाग पर आएंगे यहां पर, तो यहां आपको एक शिखर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज राकापोशी शिखर। और यदि बात की जाए इस राकापोशी शिखर की, तो याद रखें कि यह विश्व का एक और अविजित पर्वत है। यानी कि जैसा कि हमने कैलाश पर्वत पे देखा ना कि कैलाश रेंज एक प्रकार के अविजित पर्वत, यानी कि जिसको अभी तक जीता नहीं गया है, उस माउंटेन का उदाहरण थी। ठीक उसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो हमारा लद्दाख रेंज पर स्थित राकापोशी शिखर भी किस प्रकार का पर्वत है, तो यह भी एक अविजित पर्वत का उदाहरण है। किस प्रकार के पर्वत का, अविजित पर्वत का उदाहरण माना जाता है, अविजित पर्वत। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अविजित होने का कारण क्या है, तो जरा ध्यान से सुनना कि किसी भी माउंटेन को एक्चुअल में चढ़ा कैसे जाता है। यदि मान लीजिए एक माउंटेन है और वो माउंटेन कुछ इस प्रकार का है
है ना, इस प्रकार का माउंटेन है। तो बताइए यदि आपको इसको फतेह करना है, इसको जीतना है, तो आप कहां से चढ़ेंगे, इस वाले एरिया से या फिर इस वाले एरिया से? तो जहां से स्लोप कम होगा, जहां से ये कम स्प्रेडेड होगा, वहां से आप चढ़ना प्रारंभ करेंगे। और यदि मान लीजिए आपने यहां से चढ़ना प्रारंभ किया तो ये ज्यादा टफ जाएगा, ये ज्यादा कठिन होगा। क्लियर? कारण क्या है कि यहां का जो ढाल है ये तीव्र ढाल है, बिल्कुल खड़ा है, और यदि यहां का आप ढाल देखेंगे ये थोड़ा कम है, स्प्रेडेड है। तो यदि आप यहां पर देखें तो इस वाले एरिया में आपको ढाल कम नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई कि आपने किसी भी माउंटेन को चढ़ने के लिए उस साइड का प्रयोग किया था जहां पर आपको ये स्लोप ज्यादा तीव्र ना नजर आ रहा हो। तो ऐसा ही है कि राकापोशी शिखर में ये जो ढाल है ना, ये तीव्र ढाल है, और इसीलिए इस राकापोशी शिखर को क्या कॉल किया जाता है, इसे कहा जाता है विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर, वर्ल्ड का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर कहा जाता है। मतलब ये बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है। माउंटेन ऐसे होते हैं तो इनको चढ़ा जा सकता है, परंतु यदि ये ऐसा हो जाए तो इसको चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर माना जाता है। दैट्स व्हाई कि इसको अभी तक फतेह नहीं किया गया है, ये अभी तक विन नहीं किया गया है। अब आगे की बात कि यहीं पर सबसे नीचे अब आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, यहां पर मिलेगी जास्कर रेंज। तो ये है हमारी जास्कर रेंज, और यदि जास्कर रेंज की हम बात करते हैं तो यहां पर अब आपको दो दर्रे देखने के लिए मिलेंगे, एक है बुर्जिल और एक आता है क्या, जोजिला। अब यदि बुर्जिल और जोजिला की हम बात करें तो याद रखिएगा कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा ना, और जो जोजिला दर्रा है, इनमें एक एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बुर्जिल की यदि हम बात करते हैं तो ये संबंधित है किससे, ये संबंधित है इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड से। इंडिया एंड अफगानिस्तान, AFG लिख रहा हूं, इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड से ये संबंधित है। और सेकेंड बात ये है, सेकेंड बात ये है कि नेक्स्ट दर्रा आपको यहां पर दिखाई देता है जोजिला। और जोजिला दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है कारगिल वॉर के लिए। कब हुई थी कारगिल वॉर, तो लगभग 1998 1999 में ये हुई थी, और जब ये वॉर हुई थी तो इसका प्रारंभ हुआ था जोजिला दर्रे से। क्लियर? RDX लगाकर उड़ा दिया गया था इसको, और फिर उसके बावजूद हमने सियाचिन को फतेह कर लिया था, यानी कि भारतीय पाक आर्मी सियाचिन को नहीं जीत पाई थी, उससे पहले इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। तो ये संबंधित है किससे, ये जोजिला दर्रा संबंधित है आपका इस कारगिल वॉर से। और यदि हम जास्कर रेंज की बात करें तो इसके बारे में आप याद रखें कि ये कुछ ट्रांस हिमालय में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, और कुछ ये आपको ग्रेटर हिमालय में भी देखने के लिए मिलती है, यानी कि ये दोनों में शामिल की जाती है। इसके पश्चात ये तो था हमारा क्या, ये था हमारा ट्रांस हिमालय का डिस्कशन। और यदि मतलब कि हमने एक बार में मैं इसको रिवाइज करूं तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्या, हिमालय पर्वत के बारे में, यहां पर एक क्वेश्चन के बारे में हमने जाना। सेकेंडली हमने ट्रांस हिमालय को स्टार्ट किया, और ट्रांस हिमालय को स्टार्ट करने पर हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया। और जब हमने 4 भागों में विभाजित किया तो सबसे पहले हमने कैलाश के बारे में जाना, फिर कैलाश मानसरोवर के बारे में जाना, फिर हमने एक एक रेंज को उठाकर इसके बारे में डिस्कशन किया। और जब हमने एक एक रेंज को उठाकर इसके बारे में डिस्कशन किया तो काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर, यहां पर हमने विश्व के अविजित पर्वतों के बारे में जाना, लद्दाख पर स्थित दर्रों के बारे में डिस्कशन किया, यहां काराकोरम में स्थित ग्लेशियर के बारे में जाना, नुब्रा नदी के बारे में डिस्कशन किया, और इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड से संबंधित एक दर्रे के बारे में डिस्कस, और साथ में कारगिल वॉर के समय जो दर्रा इंपॉर्टेंट था उसके बारे में डिस्कशन किया। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा ग्रेटर हिमालय। और यदि हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम माउंटेन की ऊंचाई बोलते हैं कि हिमालय की ऊंचाई वर्ल्ड में, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये हिमालय की औसत ऊंचाई वर्ल्ड कहां से आता है और किसकी औसत ऊंचाई, क्योंकि यहां पर 4 हिमालय हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक। तो ये किसकी औसत ऊंचाई की बात कर रहा है इन चारों में से, तो याद रखिएगा ये औसत ऊंचाई बताई जाती है एक्चुअल में ग्रेटर हिमालय की, यानी कि वृहद हिमालय की। और यदि वृहद हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टॉप 10 हाईएस्ट पीक है उनमें से यदि एक पीक को हटा दिया जाए तो बाकी की 9 पीक्स
आपको अकेले ग्रेटर हिमालय में ही देखने के लिए मिलती हैं। एक पीक कौन सी हटाया मैंने अभी बताया था पीछे कि K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन को यदि हम हटा देते हैं तो इसके अलावा बाकी की रेंजेस आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगी, ग्रेटर हिमालय में। अब ये रेंजेस हैं कौन सी, जरा इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पूर्वी श्रेणी मानी जाती है कौन सी, यह है हमारी नंगा पर्वत, इसको कॉल किया जाता है नंगा माउंटेन। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में नंगा पर्वत को नंगा माउंटेन ही नाम देंगे, परंतु यहां पर नेक्ड माउंटेन मत लिख लेना कुछ विद्वान। क्लियर हुआ है क्योंकि ये मेरे साथ। अब यदि यहां पर आप देखें तो ये क्या है, ये है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत के बारे में याद रखें कि ये पूरे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, अर्थात ये ईस्टर्न मोस्ट हिल है, पूरे हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट हिल है। अब यदि यहीं पर आगे बढ़ते हैं तो नंगा पर्वत के बाद अब आप आते हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी बंदरपुच। बंदरपुच के बाद आपको मिलती है क्या, कामेट। देन आपको मिलती है त्रिशूल, ये है हमारी त्रिशूल, जो कि ये कहां पर लोकेटेड है, ये आती है उत्तराखंड राज्य में। यानी कि बंदरपुच के बाद कामेट के बाद आती है त्रिशूल, और ये तीनों ही लोकेटेड मिलती हैं हमको उत्तराखंड राज्य में। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये आएंगी हमारी उत्तराखंड में। देन इसके बाद आप प्रवेश करते हैं कहां, नेपाल में। और नेपाल की यदि हम बात कर रहे हैं तो नेपाल में भी कुछ रेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले आपको मिलती है धौलागिरी के बाद मिलती है अन्नपूर्णा, यह है धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा के पश्चात मिलती है मंसालू। फिर आपको देखने के लिए मिलेगी माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट के पश्चात यह है हमारी मकालू, और मकालू ये सभी कहां पर हैं, ये सभी नेपाल में हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा आपको नेपाल और साथ में सिक्किम में देखने के लिए मिलेगी। और फिर सबसे लास्ट में आ जाती है नामचा बारवा या फिर नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी। ये कहां पर आती है, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बतियन प्लेट्यू पर स्थित दिखाई देगी। अब याद रखो कि सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया, नंगा पर्वत से, एंड कहां पर हुआ, नामचा बारवा पर। क्लियर। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनका ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर बहुत अच्छे से याद करना है। इसको बार बार रिपीट करिएगा ताकि इनका ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर याद हो जाए। और यदि आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको आराम से ये ऑर्डर याद हो जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब यदि हम आगे पढ़ते हैं तो एक और बार ऑर्डर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंगा पर्वत के बाद बंदरपुच, कामेट, त्रिशूल, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, फिर आगे आती है क्या, नामचा बरवा। एक और बार याद करते हैं। सबसे पहले नंगा पर्वत के बाद क्या, बंदरपुच, कामेट, त्रिशूल, फिर आती है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, और फिर आती है कंचनजंगा और नामचा बरुआ। अब यदि इसमें से आप देखेंगे तो यही है वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट पीक्स। हाँ, मैंने कुछ नहीं बनाई है, जैसे गौरी शंकर नहीं बनाई है, छोयू नहीं बनाई है, तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स तो हैं, परंतु यहां पर मैंने उनको बस दर्शाया नहीं है। तो आप अपना एटलस निकालिएगा, एटलस में एशिया का मैप और एशिया में नेपाल का मैप जब आप निकालेंगे तो वहां पर ये सभी श्रेणियां आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलेंगी। वृहद हिमालय में इतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम देखें तो आज के वीडियो में हमने ट्रांस और साथ में वृहद हिमालय को कवर किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और साथ में ये इंफॉर्मेटिव लगा हो आपको, तो आप प्लीज अपना रिस्पॉन्स देकर जाएं। और यदि मजा आया हो पढ़ने में तो वाह इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही और वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।